बिल्कुल। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पहले पेज की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊपर शीर्षक लिखा है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, कक्षा 6 भूगोल, अध्याय 2 रिवीजन नोट्स। बहुत ही स्पष्ट शीर्षक है। अब मैं पेज 2 की हेडिंग पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है ग्लोब क्या है, और इसके नीचे 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। जब हम पृथ्वी जैसी विशाल चीज को समझना चाहते हैं ना, तो उसे एक सपाट नक्शे पर देखना हमेशा सही तस्वीर नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हाँ, समझ गए। अब दूसरा बिंदु पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब। बिल्कुल, अपनी सुविधा के हिसाब से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बिंदु है ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नक्शे पर कई बार देशों का आकार खिंच जाता है या सिकुड़ जाता है, लेकिन ग्लोब क्योंकि गोल होता है तो सब कुछ बिल्कुल सही अनुपात में दिखता है। अच्छा, अब चौथा और आखिरी बिंदु है ग्लोब स्थिर नहीं होते, इन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। और यहीं से पृथ्वी के घूमने का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, इसके ठीक नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है करके सीखें, एक्टिविटी, और एक चित्र बना हुआ है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक आलू जिसमें एक सिलाई की सुई तिरछी घुसी हुई है और उसे घुमाकर दिखाया गया है। ठीक इसी तरह पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। ये आलू और सुई वाला उदाहरण तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों को समझाने के लिए। हाँ, इससे दिमाग में एकदम तस्वीर साफ हो जाती है। पृथ्वी के आर पार कोई असली लोहे की सुई या रॉड नहीं है। अंतरिक्ष में पृथ्वी तैर रही है। ग्लोब में जो सुई हम देखते हैं वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा को दर्शाने के लिए होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। अच्छा, अब हम पेज 3 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है विषुवत वृत्त, इक्वेटर। इसकी परिभाषा में लिखा है यह एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे लिखा है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। देखिए, किसी भी गोल चीज पर कोई शुरुआत या अंत तो होता नहीं है, इसलिए हमें दूरियां नापने के लिए एक पॉइंट चाहिए था। विषुवत वृत्त वो सबसे बड़ी बेल्ट है जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से बांटती है। और यहाँ एक चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्लोब जिसमें बीच में एक लाल रेखा है। ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री है जो पृथ्वी को ऊपरी भाग यानी उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है। तो अब जब हमने पृथ्वी को बीच से बांट दिया है, तो आइए देखते हैं कि इसके समानांतर और कौन सी रेखाएं हैं। पेज 4 के हेडिंग है अक्षांश या समानांतर रेखाएं। पढ़िए क्या लिखा है। परिभाषा कहती है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी डिग्री में नापा जाता है। हाँ, और यहाँ एक नियम लिखा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। बिल्कुल। इसी पेज पर एक उदाहरण है, लिखा है महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण में है। यही वो बात है जो मैं समझाना चाह रहा था। सिर्फ 20 डिग्री कहना आधा सच है। आपको बताना ही होगा कि आप उत्तर में हैं या दक्षिण में हैं। मेरा एक सवाल है, नियम कहता है कि ध्रुवों की तरफ आकार घटता है, तो क्या ये रेखाएं अंत में जाकर एकदम एक बिंदु बन जाती हैं? एकदम सटीक सवाल पूछा आपने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा घेरा है। जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाते हैं, पृथ्वी की गोलाई कम होने लगती है। जब हम एकदम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो वो घेरा सिर्फ एक डॉट या बिंदु बन जाता है। यहां चित्र में दिखाया गया है ग्लोब पर विषुवत वृत्त के ऊपर और नीचे कई नीली गोलाकार रेखाएं हैं। जैसे जैसे हम ऊपर उत्तरी ध्रुव या नीचे की ओर जाते हैं, ये छल्ले छोटे होते जाते हैं। ये चित्र देखकर एकदम साफ हो जाता है। चलिए अब पेज 5 की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग है महत्वपूर्ण अक्षांश। यहाँ 5 रेखाओं के नाम और उनके डिग्री मान लिखे हैं। बताइए कौन कौन सी हैं? पहला है विषुवत वृत्त 0 डिग्री,
दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। चौथा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और पांचवा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। यहाँ चित्र में दिखाया गया है दुनिया का नक्शा और उस पर ये 5 महत्वपूर्ण रेखाएं कहां से गुजरती हैं, इसे डैश वाली लाइनों यानी डॉटेड लाइनों से बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन अक्षांश रेखाओं को जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनसे हमें पृथ्वी की गर्मी और मौसम का पता चलता है ना? बिल्कुल। यही बात पेज 6 पर लिखी है। हेडिंग है उष्ण कटिबंध। पूरा टेक्स्ट पढ़ रही हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से सूरज की एकदम सीधी किरणें सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले हिस्से पर ही पड़ती हैं। अच्छा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है विषुवत वृत्त के आसपास का लाल रंग का क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच है, जहाँ सूरज सबसे ज्यादा गर्मी देता है। इसके बाद पेज 7 पर आते हैं। हेडिंग है शीतोष्ण और शीत कटिबंध। पहले शीतोष्ण कटिबंध का टेक्स्ट है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम उस लाल रंग वाले उष्ण कटिबंध से दूर जाते हैं, सूरज की किरणें तिरछी होने लगती हैं, किरणें फैल जाती हैं, इसलिए गर्मी कम हो जाती है। और शीत कटिबंध के बारे में लिखा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है हरा रंग शीतोष्ण कटिबंध को और नीला रंग शीत कटिबंध को दर्शाता है, जो ध्रुवों के पास है, जहाँ बहुत ठंड होती है। पेज 8 पर एक और एक्टिविटी दी गई है। हेडिंग है सूर्य की किरणें और तापमान। एक्टिविटी लिखा है टॉर्च ए की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो वो कम जगह घेरती है लेकिन तेज होती है। टॉर्च बी की रोशनी तिरछी पड़ती है तो वो ज्यादा जगह घेरती है लेकिन कम तेज होती है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक टॉर्च ए जिसे सीधा पकड़ा गया है, उसकी रोशनी कम जगह पर पड़ रही है लेकिन बहुत तेज है। ये बिल्कुल उष्ण कटिबंध की तरह है। और दूसरी टॉर्च भी को तिरछा पकड़ा गया है, रोशनी ज्यादा जगह में फैल रही है लेकिन उसकी गर्मी कम हो गई है। ये शीतोष्ण और शीत कटिबंध की तरह काम करता है। अक्षांश रेखाओं से हमें गर्मी का पता तो चल गया, लेकिन किसी जगह की सटीक स्थिति जानने के लिए हमें कुछ और रेखाओं की जरूरत होती है। पेज 9 पर इसी के बारे में है। हेडिंग है देशांतर। लॉन्गिट्यूड्स। परिभाषा लिखी है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी नोट भी लिखा है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। हाँ, अक्षांश रेखाएं तो ध्रुवों की तरफ छोटी होती जा रही थी, लेकिन देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्लोब पर ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिणी ध्रुव तक तरबूज की फांकों जैसी लंबी रेखाएं खींची गई हैं। ये सब लंबाई में बराबर हैं। तो अगर सब बराबर हैं, तो गिनती कहां से शुरू करें? यही सवाल पेज 10 पर है। हेडिंग है प्रमुख याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन। ये एक बड़ी ऐतिहासिक समस्या थी। लिखा है ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व
या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और ये रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण जाती हुई एक गहरी नीली रेखा जो इसे पूर्व और पश्चिम दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। यहाँ एक रोचक तथ्य भी लिखा है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पृथ्वी के पीछे की तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ से गिनने पर वही एक रेखा मिलेगी। अब जब हमारे पास आड़ी अक्षांश और खड़ी देशांतर दोनों रेखाएं हैं, तो आइए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। पेज 11 की हेडिंग है ग्रिड, स्थिति का पता लगाना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यही वो जादुई पॉइंट है जहां से हमें लोकेशन मिलती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नक्शा जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल या ग्रिड बना है और धुबरी को एक लाल बिंदु से दर्शाया गया है जहां 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसी ग्रिड सिस्टम से आज हमारा पूरा जीपीएस काम करता है ना? एकदम सही। चलिए पेज 12 पे चलते हैं। हेडिंग है देशांतर और समय। यहाँ 3 महत्वपूर्ण नियम लिखे हैं। पहला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दूसरा, वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। और तीसरा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये सबसे जरूरी नियम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तीर जो साफ साफ बता रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है। इसी रोटेशन की वजह से पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है। तो नियमों को समझ लेने के बाद अब समय आता है गणित का। पेज 13 की हेडिंग है समय की गणना। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जी। आगे एक उदाहरण दिया है, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे दोपहर का 1 बजा होगा। देखिए, ये बहुत ही सीधा सा गुणा भाग है। अगर पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं तो 15 डिग्री का मतलब हुआ 15 को 4 से गुणा करना, यानी 60 मिनट, जो 1 घंटे का बराबर होता है। और अगर 15 डिग्री पश्चिम हो तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी सुबह के 11 बजेंगे। बिल्कुल, गणित एकदम सरल है। लेकिन पेज 14 पर इस गणित से जुड़ी एक समस्या बताई गई है। हेडिंग है मानक समय क्यों जरूरी है। स्टैंडर्ड टाइम। लिखा है, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। अब सोचिए, अगर भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय हो तो ट्रेनों का टाइम टेबल कैसे बनेगा? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यह समाधान निकाला गया। और यहाँ एक चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का नक्शा जिसमें गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच की दूरी और 1 घंटा 45 मिनट के समय के अंतर को एक तीर के माध्यम से दर्शाया गया है। तो भारत ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? पेज 15 की हेडिंग है भारतीय मानक समय यानी IST। लिखा है, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यानी 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। आगे लिखा है, भारत ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ का समय ग्रीनिच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। 82.5 को अगर आप 4 मिनट से गुणा करेंगे ना तो ठीक 330 मिनट आते हैं, जो 5.5 घंटे होते हैं। समझ गई। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत के बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है जिसे पूरे देश के लिए मानक समय माना गया है। अब हम इस PDF के अंतिम पेज पर पहुंच गए हैं। पेज 16 की हेडिंग है, क्या आप जानते हैं? इसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं। पहला बॉक्स है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है।
देखिए, रूस पूर्व से पश्चिम तक इतना ज्यादा फैला हुआ है Right. कि वहां एक समय क्षेत्र से काम चल ही नहीं सकता। 11 अलग अलग समय। जी, इतने बड़े देश के लिए 11 अलग अलग समय रखना उनकी मजबूरी भी है और विज्ञान की जरूरत भी, वरना एक तरफ लंच हो रहा होगा और दूसरी तरफ आधी रात होगी। बाप रे। अब दूसरा बॉक्स पढ़ती हूँ। विश्व व्यवस्था के बारे में लिखा है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और आखिरी बॉक्स में एक नियम लिखा है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और ये हमने अभी अभी देखा था कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। पूरी पृथ्वी को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। तो इसके साथ ही हमने इस पीडीएफ का हर एक पेज, हर एक लाइन और हर एक चित्र कवर कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।